गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान की जो जीके है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सीईटी स्पेशल क्लास। ठीक है, तो कल होने वाला जो एग्जाम है उसकी देखते हैं आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है और आप लोगों ने कितनी उसकी तैयारी कर रखी है। तो आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और इसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान भूगोल सभी तरह के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी। तो बताओ भाई, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके काल में हुई। तो इसका सही आंसर होगा, ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना है वो मिहिर भोज के काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। बताओ, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज या नागभट्ट सेकिल। तो इसका आंसर होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने ही आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ये जो मिहिर भोज था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। ठीक है, मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार वंश का पितरंता शासक मिहिर भोज को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मिहिर भोज का काल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रख लेना, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो मिहिर भोज के शासन काल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा मिहिर भोज की एक बात और ध्यान रख लेना कि मिहिर भोज ने चांदी प्लस तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों पर श्री मदादी वरा लिखा था। श्री मदादी वरा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि श्री मदादी वरा अंकन वाले सिक्के किस शासक ने चलाए थे। तो ध्यान रख लेना, मिहिर भोज के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। बताओ भाई, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? मिहिर भोज, यशपाल, राज्यपाल या महिपाल। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। 1093 ईस्वी में यशपाल की हत्या कर दी थी चंद्रदेव गहड़वाल ने। चंद्रदेव गहड़वाल। ठीक है, तो चंद्रदेव गहड़वाल ने 1093 ईस्वी में यशपाल की हत्या कर दी। ठीक है, और कन्नौज के अंदर गहड़वाल वंश की नींव रख दी। ध्यान रख लेना। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है वो कौन था? यशपाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महान संस्कृत कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। तो राजशेखर बताओ भाई, किसके दरबारी कवि थे? यशपाल के, महेंद्रपाल प्रथम के, महिपाल के या राज्यपाल के। तो देखो, जो राजशेखर प्रथम थे ये महेंद्रपाल प्रथम के जो थे ये राजकवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, सुंग्यांग, वेनसांग, फाइयान या इत्सिंग। तो देखो, सही आंसर होगा वेनसांग। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आया था। ठीक है, वेनसांग की पुस्तक का भी नाम ध्यान रख लेना भाई। इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। ये नालंदा भी गया था। ठीक है, नालंदा से 5000 बौद्ध ग्रंथ चुरा कर ले जा रहा था। रास्ते में चीन जब जा रहा था तो रास्ते में इसका जहाज डूब गया, 5000 ग्रंथ भी डूब गए और ये भाई साहब भी डूब गए। ठीक है, तो वेनसांग जो है इसने भीनमाल की यात्रा की थी। अच्छा, वेनसांग ने मंडोर को क्या बोला? तो वेनसांग ने मंडोर को बोला कूचेलो। कूचेलो। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा
कि किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? राज्यपाल ने, राजा भोज ने, नागभट्ट प्रथम ने या यशोवर्धन ने? बताओ भाई। तो इसका आंसर होगा नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ठीक है। और जो भीनमाल शाखा है, उस भीनमाल शाखा का संस्थापक भी किसे कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों की दो शाखाएं आपको ध्यान में रखनी है, एक तो मंडोर शाखा और दूसरी भीनमाल शाखा। ठीक है। तो मंडोर शाखा का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र रोहितली का पुत्र है, तीसरा पुत्र रज्जिल। और जो भीनमाल शाखा है उसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? जस्ट हमने पढ़ा था कि जो ग्वालियर शिलालेख है ये मिहिर भोज के समय में लिखा गया था। ठीक है। इसमें नागभट्ट प्रथम को किस नाम से संबोधित या सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है परमांका देव, राजाधिराज, नारायण या राजशेखर। तो आंसर होगा नारायण। ठीक है। नागभट्ट प्रथम को किस नाम से संबोधित किया? नारायण। नारायण का मतलब हो गया मल्लेच्छों को मारने वाला, मल्लेच्छों को मारने वाला। और मल्लेच्छ किसे बोला जाता था? तो देखो, जो विदेशी जातियां होती थी, जो संस्कृत नहीं बोलती थी और वेदों का पाठ नहीं करती थी, उन जातियों को, मेनली विदेशी जातियों को मल्लेच्छ बोला जाता था। ठीक है। तो मल्लेच्छों को मारने वाला यानी कि नारायण। तो नारायण की उपाधि इसको किसने दी थी? ग्वालियर शिलालेख में इसको नारायण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी? बताओ भाई। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल या नागभट्ट सेकिंड? तो इसका आंसर होगा वत्सराज। वत्सराज के काल में कुवलय माला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार प्रारंभ हुआ था? तो देखो, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो शुरू हुआ था वत्सराज के समय। ठीक है। क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो देखो, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बैठे हुए थे प्रतिहार। राजस्थान में कौन थे? प्रतिहार। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में था पाल वंश। और अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो यहां बैठे हुए थे राष्ट्रकूट। ठीक है। और बीच में एक जगह थी जिसे कहा जाता है कन्नौज। बीच में एक जगह थी, उसका नाम क्या है? कन्नौज। कन्नौज में जो वंश था वो था आयुध वंश। आयुध वंश। ठीक है। तो इसी कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली विजय और अंतिम विजय वो गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। ठीक है। 100 से ज्यादा युद्ध हुए थे इस कन्नौज को लेकर। और किस किस के बीच हुए? तो प्रतिहारों के, पालों के और राष्ट्रकूटों के। पाल हो गए बंगाल के, राष्ट्रकूट कहां के? महाराष्ट्र के। ध्यान रखना। और प्रतिहार जो हैं, ये प्रतिहार है हमारे राजस्थान के। और कन्नौज को लेकर इनके बीच में संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का संस्थापक कौन है भाई? गुहिल, राव सिंह, वासुदेव या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका आंसर होगा वासुदेव चौहान। ठीक है। वासुदेव चौहान जो है, बिजोलिया शिलालेख हमें बताता है कि एक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। कौन से गोत्र का? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जिसका नाम था वासुदेव चौहान, उसने संपाद लक्ष्य झील यानी कि सांबर झील के पास में जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण ही ये चौहान कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था कलहण, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज सेकंड या वासुदेव? तो देखो, वासुदेव तो सांबर का था
ठीक है, अजमेर वाले चौहानों का संस्थापक था। अगर बात की जाए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, तो वो हो जाएगा गोविंद प्रथम। ये गोविंद प्रथम कौन है? तो गोविंद प्रथम जो है ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जिसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया था। तो गोविंद राज जो था, गोविंद राज के चाचा ने गोविंद राज को अजमेर से निष्कासित कर दिया। गोविंद राज अजमेर छोड़कर रणथंभौर आया और रणथंभौर में इसने चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रख लेना, इसी चौहान वंश में हमीरदेव चौहान भी आएगा। नेक्स्ट, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? बताओ भाई, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? अर्णोराज, विग्रहराज, सोमदत्त या पृथ्वीराज? तो देखो, हरिकेली नाटक के जो रचयिता है वो है विग्रहराज, या इन्हीं को कहा जाता है बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ हैं ये, या इनको ही कहा जाता है बीसल देव। ठीक है, इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी और ये नाटक किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगर बात की जाए 2.5 दिन के झोंपड़े की, तो इन्होंने विग्रहराज जो हैं या बीसल देव जो हैं, इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी जिसका नाम था कंठाभरण। संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, उस संस्कृत पाठशाला का नाम था कंठाभरण। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा और इसके ऊपर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसके निर्माण किया। ठीक है, इसी 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर आज भी आपको हरिकेली नाटक के संस्कृत में लिखे हुए अवशेष दिखाई देंगे। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब शाह पीर बाबा का। पंजाब शाह पीर बाबा का 2.5 दिन का यहाँ पर उर्स लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रख लेना 2.5 दिन के झोंपड़े की, ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक है, ये मेन फैक्ट है। तो देखो, क्वेश्चन करवा रहा हूं, साथ में आसपास के जो फैक्ट है वो भी कवर कर रहा हूं, और एक एक लाइन जो बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ठीक है, बताओ, अमीर अली, मीर अलाबंदे खां, मीर मोहम्मद शाह या उल्गू खां? तो इसका आंसर होगा मीर मोहम्मद शाह। हमीर देव ने मीर मोहम्मद शाह, केहबरू और बारद, ये 3 विद्रोही थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो इन तीनों को हमीर ने शरण दी थी। ठीक है, ये तीनों मंगोल थे। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान भेजा था, उस गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला किया और उनको लूट लिया था। मीर मोहम्मद शाह से अलाउद्दीन खिलजी की डबल दुश्मनी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम। ठीक है, उस चिमना बेगम से ये प्रेम करता था मीर मोहम्मद शाह, और इसकी खबर अलाउद्दीन खिलजी को थी। ठीक है, तो इससे तो ये डबल चिड़ा हुआ था। तो ध्यान रख लेना, हमीर ने किन किन विद्रोहियों को शरण दी? मीर मोहम्मद शाह, केहबरू और बारद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? कानड़ देव ने, लक्ष्मण चौहान ने, वासुदेव चौहान ने या गोविंद ने? तो देखो, कानड़ देव चौहान तो जालोर का है, वासुदेव चौहान संपादलक्ष्य सांबर वाला है, गोविंद चौहान रणथंभौर वाला है, तो बचा कौन? लक्ष्मण चौहान। तो नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की है? लक्ष्मण चौहान ने की है। नेक्स्ट, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ध्यान रख लेना, राइटर भी बहुत से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ललित विग्रह राज की रचयिता जो है सोमदेव, वो विग्रह राज चतुर्थ या इसको ही कहा जाता है बीसल देव, इनके शासनकाल में थे।
चौहानों का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? विग्रहराज चतुर, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल पंगुल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो दल पंगुल या विश्व विजेता की उपाधि जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने धारण करी थी। ठीक है, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जीता था इसने, और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी से जीतने के बाद में इसने दल पंगुल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसे राय पिथोरा भी कहा जाता है, और उड़ाना भगाना की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो 3 उपाधियां हैं, ध्यान रख लेना, दल पंगुल, ठीक है, राय पिथोरा और उड़ाना भगाना, ये 3 उपाधियां हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। नेक्स्ट, बीसल देव रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो देखो, बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी नरपति नाल्य ने। ठीक है, नरपति नाल्य जो है ये बीसल देव के दरबार में था, और इसने बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना? अजय देव, बीरम देव, अभय देव या विलास देव? तो देखो, इसका सही आंसर होगा बीरम देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीरम देव। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, जो बीरम देव से प्रेम करती थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को बोला कि अगर आपको फिरोजा से विवाह करना है तो आपको इस्लाम अपनाना पड़ेगा। बीरम देव ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, और बीरम देव जालोर आ गया। यहां पर फिरोजा ने रोना धोना शुरू कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की जो गवर्नर होती है, जो लालन पालन करने वाली होती है, जिसका नाम था गुल विहस्त बेगम, गुल विहस्त बेगम, ये सब देखो क्लासे मैंने डाली हुई है, आप चाहो तो जाकर एग्जाम के बाद में आराम से देख सकते हो उनको। तो गुल विहस्त बेगम के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, युद्ध हुआ, इस युद्ध में बीरम देव मारा गया। बीरम देव मारा गया तो फिरोजा को यह बात पता चली, फिरोजा भी बहुत ज्यादा दुखी हुई, और फिरोजा ने यमुना में डूबकर आत्महत्या कर ली। अलाउद्दीन खिलजी और चिढ़ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर घेरा डाला, कानड़ देव चौहान को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, और अंततः कानड़ देव चौहान भी शहीद हो गया। जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया। ठीक है, और इस फिरोजा का जो मकबरा है वो जालोर दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ये पूरी कहानी हो गई फिरोजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो जालोर की जो चौहान शाखा है उसका संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। जालोर के जो चौहान है इन्हें सोनगरा चौहान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा? तो देखो, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ये जो विजय स्तंभ है इसमें खूब सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, मूर्तियां बनी हुई है, इसीलिए इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा विजय स्तंभ है ना, ये 15-20 मिनट का टॉपिक है। अब यहाँ पूरा बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो ध्यान रख लेना, विजय स्तंभ की स्थापना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके शासन काल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? राणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा संग्राम सिंह? तो इसका आंसर होगा महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का जो शासन काल है वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम लोदी? तो सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ का उस वक्त जो शासक था वो था रावल रतन सिंह।
और यहाँ की जो रानी थी उसका नाम था रानी पद्मनी, या जिनको पद्मावती कहा जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ की रानी थी। ठीक है, और ये जो रावल रतन सिंह है वो इस युद्ध में मारा गया। यहाँ पर रावल शाखा जो है वो समाप्त हो गई और सिसोदा शाखा जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो यह और अलावा जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का पहला शाखा भी हुआ था। चित्तौड़ में 3 शाखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? बताओ भाई, राणा चुंडा, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह? तो इसका सही आंसर होगा राणा चुंडा। ठीक है, देखो ये जो हंसाबाई है ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? मारवाड़ की राजकुमारी थी। इसका जो रिश्ता है वो आया था राव चुंडा के लिए। राव चुंडा के पिता का नाम था राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा को हंसा पसंद आ गई। राणा लाखा ने बोला कि मैं इससे विवाह करूंगा, लेकिन हंसा देवी ने एक शर्त रख दी कि भाई अगर मुझसे विवाह करोगे तो हमारा जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है, राव चुंडा को जब ये बात पता चली तो उसने कसम खाई। उसने बोला कि मैं या मेरे जो उत्तराधिकारी हैं वो कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर अपना हक नहीं जताएंगे। तो राव चुंडा ने इतनी खतरनाक प्रतिज्ञा करी, भीष्म पितामह टाइप में, इसीलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राव चुंडा को या राणा चुंडा को। ठीक है, और ये चला गया सलम्बुर में। ठीक है, और चुंडावतों की जो सेना है वो हमेशा मेवाड़ की सेना के हरावल में रहती है। हरावल का मतलब हो गया जो दस्ता आगे आगे चलता है, तो सबसे आगे चलने वाले दस्ते में रहती थी। एक होता है हरावल, एक होता है चंदावल। चंदावल का मतलब पीछे वाला, हरावल मतलब आगे वाला। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी बेचकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश दिया था? देखो ये जो बहादुर शाह था ये गुजरात का शासक था। ठीक है, और इसकी जो खुंदस थी वो थी राणा सांगा से। इसकी खुंदस किससे थी? राणा सांगा से। राणा सांगा जो है खानवा का युद्ध लड़ता है, उसके बाद में वो घायल हो जाता है। राणा सांगा को उसी के राजपूत सरदार जहर दे देते हैं, उस जहर से राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो राणा सांगा की जो विधवा है जिसका नाम है रानी कर्णवती या कर्णावती, ठीक है, उसको जब पता चलता है कि बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र भेजकर उससे राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी, लेकिन हुमायूं जो है वो पहुंचने में लेट हो गया और मेवाड़ का दूसरा शाखा हो गया था जिसमें रानी कर्णावती ने जोहर किया था। नेक्स्ट, गुहिल वंश या गोहिल वंश एक्चुअल में है गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन है? एकलिंग जी, बप्पा रावल, जेत्र सिंह या रण सिंह? तो देखो जो गुहिल वंश के संस्थापक हैं वो हैं बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य या इसी को कहा जाता है मान मोरी को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बप्पा रावल। नेक्स्ट, 1665 की पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? औरंगजेब और शिवाजी, शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट, औरंगजेब और जयसिंह फर्स्ट, राव शेखा और शिवाजी? तो देखो जो पुरंदर की संधि है वो शिवाजी और जयपुर के शासक जयसिंह फर्स्ट के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो सवाई जयसिंह ने जो जयपुर शहर की स्थापना है वो 1727 में की थी। जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य।
ये जयपुर शहर का वास्तुकार था, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा वंश का संस्थापक था। कछवाहा वंश कौन है? तो जो कछवाहा वंश है ये है आमेर का कछवाहा वंश, यानी कि जयपुर का कछवाहा वंश। भगवान कुश, जो भगवान राम है, राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, तो ये अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं, तो कुश से ही ये कछवाहा वंश हो गया। तो कछवाहा वंश के जो संस्थापक है वो है दूल्हे राय। कौन है? दूल्हे राय। इनको दूल्हे राय कह देते हैं, इन्हीं को तेज करण कह देते हैं, या इन्हीं को ही आसकरण कह देते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? कछवाहा वंश के संस्थापक है। बहुत ज्यादा सुंदर थे, दूल्हे की तरह लगते थे, इसीलिए इनको दूल्हे राय कहा गया। ठीक है, ढोला मारू सुना आपने? ढोला मारू, तो ढोला मारू के जो ढोला है वो कौन है? यही दूल्हे राय है, ध्यान रख लेना। किस कछवाहा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? राजा मानसिंह, राजा भारमल, राजा दूल्हे राय या राजा बिहारी मल? तो सही आंसर होगा राजा भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, हरकाबाई का जो विवाह है वो अकबर से किया था सांबर में। ठीक है, राजस्थान के पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, तो आंसर हो जाएगा राजा भारमल, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो देखो, जो हुड्डा सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके दो अध्यक्ष थे, हुड्डा सम्मेलन के दो अध्यक्ष थे, वो थे जगत सिंह। जगत सिंह कौन थे? तो मेवाड़ शासक जगत सिंह। ठीक है, और इसके जो आयोजक थे, इसके जो आयोजक थे वो थे सवाई जयसिंह, जयपुर के। और इसका जो आयोजन है वो 1734 ईस्वी में किया गया था। मराठे जो है वो राजस्थान में बार बार हमला करते थे, चोट और सरदेशमुखी वसूल करते थे। ठीक है, तो उन्हीं मराठों के विरुद्ध राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए ये हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था, जो बुरी तरह से असफल रहा था, आपस में लड़ गए थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1733 में जिज ए मोहम्मद शाही या जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? बताओ भाई। उदयपुर के अमर सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह या जोधपुर के जसवंत सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर के सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह। इन्होंने 5 जगह सौर वेधशालाओं की स्थापना की थी, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। तो यही सवाई जयसिंह आंसर होगा। जयपुर शहर का स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन है? सवाई जयसिंह है। 2 जयसिंह हुए, एक मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह। ये सेकंड वाले हैं, मिर्जा राजा फर्स्ट वाले, शिवाजी से पुरंदर की संधि करी थी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो देखो, ये जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में, इसका निर्माण करवाया गया राजा मान सिंह के द्वारा। ठीक है, राजा मान सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसी जगत सिंह की मृत्यु में, यानी कि जगत सिंह की मृत्यु होने के बाद जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। अच्छा, इस जगत शिरोमणि मंदिर में वही मूर्ति है, वही कृष्ण मूर्ति है जिसके अंदर मीरा लीन हुई थी। ठीक है, तो मीराबाई जिस कृष्ण मूर्ति में समाई थी, वही कृष्ण मूर्ति कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर में है। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? बताओ।
महाराजा जयसिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा भारमल? तो देखो इसका सही आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व 22 विद्यमान थे, यानी 22 जो थे वो सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? देखो जो सबसे खतरनाक जन विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था? कोटा में हुआ था। ठीक है, कोटा के 1857 में जो महाराव थे वो थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। इन राम सिंह को जनता ने नजरबंद कर दिया था। तो इन राम सिंह को छुड़ाने के लिए करौली के शासक थे जिनका नाम था मदन पाल सिंह। करौली के शासक जिनका नाम क्या था? मदन पाल सिंह। इन्होंने सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1857 की क्रांति है, रियासत और उसके पॉलिटिकल एजेंट। तो देखो जयपुर में कर्नल ईडन थे, एकदम सही है। मेवाड़ में मेजर सावर्स थे, एकदम सही है। कोटा में मेजर बर्टन थे, एकदम सही है। जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। जो ये पैट्रिक लॉरेंस है ये एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो जोधपुर में कौन थे? जोधपुर में थे मैकमोशन। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोशन। 1857 के दौरान इनकी गर्दन काटकर आउवा दुर्ग पर टांग दी गई थी, ये वही मैकमोशन है। तो पैट्रिक लॉरेंस इसका आंसर गलत है, तो लेकिन हमारा ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे? देखो भारत में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था वो था गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड केनिंग। राजस्थान में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे कहा जाता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और उस वक्त जो राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था जॉर्ज विलियम पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा और। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? तो उसके लिए कोड ध्यान रख लेना, नानी ऐब देखे, नानी ऐब देखे। न से हो जाएगा नसीराबाद, नसीराबाद ये एक छावनी थी अजमेर में। न से हो जाएगा नीमच। ए से एरिनपुरा, सबसे खतरनाक क्रांति यहीं पर हुई थी एरिनपुरा में। वैसे ब्यावर, द से देवली और ख से खैरपुरा। ठीक है, तो ये 6 सैनिक छावनियां थी। इसमें देखो जो ब्यावर और खैरपुरा यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी, बाकी सब जगह क्रांति हुई थी। 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। ठीक है, क्रम में लगा हुआ है ये, तो ध्यान रख लेना, नानी ऐब देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? देखो राजस्थान का जब एकीकरण किया गया तो उस वक्त राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ शिप था। एक चीफ शिप बोल दो या चीफ कमिश्नरेट बोल दो। ठीक है, तो ये था, ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कोटा के महाराव भीम सिंह ने, जयपुर के महाराजा मान सिंह ने, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने
या मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो देखो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके लिए कोड है वो आप याद कर लेना। वो कोड क्या है? मापू सब सराब। मापू सब सराब कितना दिख रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हो रहा है? 7 चरणों में हो रहा है। कौन कौन से चरण है? तो पहला कोड याद करना, मापू सब सराब। पहला चरण हो जाएगा मत्स्य संघ, पहला चरण मत्स्य संघ। पैसे हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। से हो जाएगा तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। वैसे हो जाएगा वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। पांचवा चरण हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है। रा से हो जाएगा राजस्थान संघ, और वैसे हो जाएगा वर्तमान राजस्थान। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हो रहा है? 7 चरणों में हो रहा है, और इन ये 7 चरणों के नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ। जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टोड, जीएच ओझा या वीए स्मिथ? तो देखो राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स इन एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। ठीक है। तो उस क्वेश्चन उस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो देखो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.4% क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है? बताओ। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, 869, 650 या 550? तो इसका आंसर होगा 826 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? ठीक है। दक्षिणतम मतलब राजस्थान का सबसे नीचे वाला भाग। तो यहां पर जो तहसील है वो तहसील है कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा में पड़ती है कुशलगढ़ तहसील। कर्क रेखा के भी दक्षिण में पड़ती है। ध्यान रख लेना कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी तहसील है? तो कुशलगढ़ तहसील है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से जा रही है कर्क रेखा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? बताओ भाई। कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? देखो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से जाती है, एक तो जाती है बांसवाड़ा और दूसरी डूंगरपुर। तो राजस्थान के 2 जिलों में से कर्क रेखा जा रही है, और इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावट वर्षा क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा, शरद ऋतु की वर्षा, शीतकालीन वर्षा या मानसून पूर्व की वर्षा? तो देखो सर्दियों में जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है। भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर जो है वहां पर जो है पश्चिमी विक्षोभ बनता है, वहां से बादल आते हैं और आकर बरसते हैं। मावट की जो वर्षा है अगर सर्वाधिक पूछी जाए राज्य में, तो राज्य तो होगा पंजाब। मावट की जो सबसे ज्यादा बारिश है वो पंजाब राज्य में होती है। लेकिन अगर जिला पूछा जाए कि किस जिले में मावट की सर्वाधिक बारिश होती है, तो वो जिला हो जाएगा बीकानेर जिला। ध्यान रखना भाई। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताओ। दैनिक तापांतर क्या होता है? दिन और तापमान, रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर हो, मतलब दिन का तापमान तो अधिकतम पहुंच जाए 50-52 डिग्री और रात का जो तापमान है वो 10-12 डिग्री न्यूनतम पहुंच जाए, तो 30-40 डिग्री का जो अंतर आता है उसी को ही तापांतर कहा जाता है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक तापांतर है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? हरियाली तीज से, चतरा चौथ से, शीतलाष्टमी से या गणगौर से? बताओ भाई बताओ, अरे अब तो बताओ। इसका सही आंसर होगा गणगौर। ठीक है, गणगौर से त्योहारों का जो होता है अंत हो जाता है और शुरुआत होती है श्रावणी तीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है बताओ? आषाढ़ अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फागुन अमावस्या या कार्तिक अमावस्या? तो देखो, जो श्रावण अमावस्या होती है ना, इसी को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर पर्व पर गंवर की पूजा होती है, गंवर किस देवी का रूप है? बताओ, दुर्गा का, पार्वती का, सरस्वती का या गंगा का? तो देखो, जो गंवर है वो माता पार्वती का रूप माना गया है। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? गणगौर के दिन, बसंत पंचमी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन या आखा तीज के दिन? ठीक है, तो राजस्थान में जो अबूझ सावा है वो अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज के दिन मनाया जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो भी आखा तीज के दिन ही होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है, रानी भटियानी का मेला कहां लगता है? तो रानी भटियानी का जो मेला है वो जसोल बालोतरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगता है? देखो, तेजा जी के याद में तेजा दशमी पर यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको कहा जाता है तेजा दशमी, तेजा दशमी पर तेजा जी पशु मेला लगता है और ये जो तेजा जी पशु मेला है ये पर्वतसर नागौर में लगता है, पर्वतसर नागौर में। देखो, सर्वाधिक पशु मेले जो है ना ये नागौर जिले में लगते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए पशु मेले से रिलेटेड तो अगर टप्पा मारना है तो नागौर मारियाना, क्योंकि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? एक गलत है, 3 सही है, एक गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? केला देवी मेला करौली में एकदम सही है, कपिल मुनि मेला कोटा में, भरतरी मेला अलवर में, शीतला माता मेला चाकसू में। तो देखो, शीतला माता वाला एकदम सही है, चाकसू में। यहां पर गधों का मेला भी लगता है, गए हो कभी? विश्व का सबसे बड़ा गधे का मेला लगता है ये चाकसू में। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। आप लोग भी चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, भरतरी मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। कपिल मुनि मेला जो है ये कोटा में नहीं लगता, ये कपिल मुनि मेला लगता है बीकानेर के कोलायत में, तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर में। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपिल धारा मेला, कपिल धारा मेला ये कहाँ लगता है? तो कपिल धारा मेला जो है ये लगता है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहाँ पड़ता है? बारा में, ध्यान रखना दोनों एक जैसे हैं, सीताबाड़ी बारा। ठीक है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है कपिल धारा मेला सीताबाड़ी बारा, कपिल मुनि मेला बीकानेर, कोलायत बीकानेर, ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये जो सीताबाड़ी वाला कपिल धारा वाला मेला है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। शहरियों की सबसे सर्वाधिक आबादी 12 जिले में पाई जाती है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला बताओ भाई। बूंदी,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालरापाटन। तो जो चंद्रभागा मेला है ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तेजा जी के द्वारा, पाबू जी के द्वारा, रामदेव जी के द्वारा या हड़बू जी के द्वारा? तो देखो कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो करी गई थी रामदेव जी के द्वारा। ठीक है, छुआछूत को हटाने के लिए रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। कामड़िया पंथ को मानने वाली जो महिलाएं होती है वो शरीर पर 13 मंजीरें लगाती है और 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए? तो रावण हत्ता बजाते हुए। ठीक है, ध्यान रखना, कामड़िया पंथ का संबंध रामदेव जी से। नेक्स्ट, राजस्थान के वो लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोल्लूमंड में हुआ लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखो कोल्लूमंड में एक लोक देवता थे हैं जिनका नाम है पाबू जी। पाबू जी का जन्म जो है वो कोल्लूमंड फलोदी में हुआ। ठीक है, पाबू जी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी। ठीक है, बुड्ढो जी के बेटे जो है वो है रूपनाथ जी, और रूपनाथ जी को जो है हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पर है लोक देवता और यहां पर है उनका जन्म स्थान। तो देखो तेजा जी, तेजा जी का जन्म कहां हुआ है? इनको देखो आप वैसे लगाने की कोशिश करो, एक आधा अगर भी आपको पता होगा ना तो आप लगा सकते हो। जैसे मान लो तेजा जी का आपको पता है कि तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? पर्वतसर नागौर में हुआ था। तो पहले का चौथा देखो इन दो में है, तो ये दो तो हमारे कट गए। दूसरा मान लो गोगा जी का भी आपको पता है कि भाई गोगा जी का जन्म जो है वो कहां हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ। तो आपको देखना है कि दूसरे का थर्ड इसमें है, तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाबू जी का जन्म कहां हुआ है? तो जस्ट हमने पढ़ा था कोल्लूमंड में हुआ है। तल्लीनाथ जी का जन्म जोधपुर में हुआ है। अच्छा, मल्लीनाथ जी का जन्म कहां हुआ है? तल्लीनाथ मल्लीनाथ एक जैसे हैं। मल्लीनाथ जी का ध्यान रख लेना, बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट आई गया, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो तिलवाड़ा का जो मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में भरता है। ठीक है, और ये मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे? नदी भी ध्यान रख लेना, लूनी नदी के किनारे भरता है। थार पारकर गायों के लिए प्रसिद्ध है, थार पारकर नस्ल के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? लूनी, सिंधु, चंबल या सरस्वती? तो सही आंसर होगा सरस्वती नदी। अभी भी सरस्वती नदी का जो अवशेष है वो गग्गर नदी के रूप में प्रवाहित होता है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, और वर्तमान में इसको सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा जाता है। 56 का मैदान निम्नलिखित में से किस में स्थित है? 56 का मैदान बताओ भाई, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या बनास बेसिन? तो देखो जो 56 का मैदान है ये माही बेसिन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 56 का मैदान कहां पर स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है 56 का मैदान, तो ध्यान रख लेना भाई, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 56 का मैदान कहां पर फैला हुआ है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये फैला हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है? माही, पश्चिमी बनास, साबरमती या मोरेन? तो देखो इसका आंसर होगा पश्चिमी बनास।
ठीक है। पश्चिमी बनास नदी जो है वो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा एक लूनी नदी भी है, वो भी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जो वन की आस के रूप में जानी जाती है, चंबल, बाणगंगा, आहू या बनास? तो देखो वन की आस कहा जाता है बनास को, बनास नदी। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहराणवा व ताड़ना विवाह, तन्ना नहीं है ताड़ना विवाह, पहराणवा और ताड़ना विवाह प्रचलित है कौन सी जनजाति में? कंजर जनजाति में, सांसी जनजाति में, भील जनजाति में कि गरासिया जनजाति में? तो सही आंसर होगा गरासिया जनजाति में। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कहां स्थित है? आमेर में, नारायणा में, मंडोर में या करौली में? तो देखो दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो है नारायणा जयपुर में। ठीक है, नरेना जयपुर भी आ जाता है कई जगह नरेना भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है, दोनों कहां पर है? जयपुर में, एक ही जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत माओ जी, संत दरियाओ जी, संत सुंदरदास या संत रामदास? तो इसका सही आंसर होगा संत माओ जी। संत माओ जी जो है वो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, संत माओ जी जो हैं इन्हें वागड़ का धनी भी कहा जाता है, वागड़ का धनी, ध्यान रख लेना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ठीक है, और संत माओ जी को कृष्ण का निष्कलंक अवतार समझा जाता है, कृष्ण का निष्कलंक अवतार। ठीक है, और इनको कल्कि का भी अवतार माना जाता है, कल्कि अवतार। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? संत माओ जी से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पहना जाता है? भाई तुलसी की माला कहां पहनते हो? गले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं? बताओ, हीरालाल देवपुरा, CS वेंकटचारी, गोकुल लाल असावा या बरकतुल्ला खान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट बताओ। इसका सही आंसर होगा गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लाइव जाता, टाइम खराब होता, कमेंट पढ़ते वो करते, कुछ नहीं होता, इसको आप रिवीजन कर लो, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे जयपुर के हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन काल कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया? बताओ फटाफट बताओ। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या शिवचरण माथुर? तो इसका सही आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? बताओ। 5,920, 4,620, 3,920 और 1,070? तो सही आंसर होगा 5,920।
5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर जो है वो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान से लगती है। 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ में, पहले 4 थे लेकिन अब एक अनूपगढ़ जिला और बन गया है, तो 5 जिले जो हैं वो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को दुरंड रेखा भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसे क्या कहा जाता है? दुरंड रेखा। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, बताओ वो कौन सा जिला है राजस्थान का जो मध्य प्रदेश से भी सीमा लगा रहा है और गुजरात से भी सीमा लगा रहा है? 2 in 1 जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से भी लग रही है और गुजरात से भी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। देखो राजस्थान की जो सीमा है एक तो पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान के अलावा 5 राज्यों से लगती है। सर्वाधिक सीमा राजस्थान की जो है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, इसके अलावा एक सीमा और लगती है गुजरात से। तो 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है और एक पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, राजस्थान की जो सबसे कम सीमा है वो पंजाब से लगती है, 89 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील देवर झील के नाम से भी जानी जाती है? देवर झील कौन सी झील को कहा जाता है? डीडवाना झील को, पिछोला झील को, जयसमंद झील को या कोलाय झील को? तो देखो जो जयसमंद झील है इसे देवर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। करो भाई, यहां झीलें दी हुई है, यहां झीलें दिए गए हैं। तो देखो आपको मान लो पता है कि इसमें जो गलत है उसको छांटने की कोशिश करो। सबसे पहले चलो मान लो पता है आपको नौलखा झील कहाँ है, तो नौलखा झील जो है ये बूंदी में है। तो पहले का दूसरा आंसर, पहले का इसमें है, तो ये 2 तो हमारे कट गए। अब 2 में से आंसर लगाना थोड़ा सा इजी होता है। मान लो आपको पता है कि जो तालाब शाही झील है, चलो पंचभद्रा झील जो है ये कहां पर है? बाड़मेर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान है। तो डी का थर्ड आंसर कौन सा है? डी का थर्ड आंसर इसमें है। इसका मतलब ए आंसर जो है ये हमारा सही होगा। ठीक है, ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। और तालाब शाही झील कहाँ है? तो ये धौलपुर में। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? 3 खारे पानी की है, उसमें एक मीठे पानी की छुपी हुई है, पहचानो कौन सी है? कोलाय झील, छापरताल झील, पंचभद्रा झील, जवाई झील। तो देखो जो पंचभद्रा झील जो है ये खारे पानी की झील है। कहां पर है? तो ये है बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है, देखो लूनी नदी जो है ये नाग पहाड़ी से निकल कर आती है। लूनी नदी, लूनी नदी। अब ये लूनी नदी जो है ये आधी तो खारी है और आधी मीठी है। जब नाग पहाड़ी अजमेर से निकल रही है तब तो ये मीठी है, लेकिन जैसे ये बालोतरा में पहुंच रही है तो पंचभद्रा झील का पानी जो है इसमें आकर मिल जा रहा है और लूनी नदी को क्या कर दे रहा है? खारा कर दे रहा है। तो ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो आधी मीठी है और आधी खारी है? तो लूनी नदी। और कौन सी झील इसको खारा बना रही है? तो पंचभद्रा झील बना रही है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न गिलहरी का वास्य है, यानी उड़न गिलहरी का वास कहां पर है? कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? जवाहर सागर बांध, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य? बताओ फटाफट बताओ। तो इसका सही आंसर होगा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट, गाना का केला देवी या सरिस्का? तो देखो जो सरिस्का उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? जीवाश्म उद्यान, फोसिल्स गार्डन कहां पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या जैसलमेर? तो देखो ये जो उद्यान है ये जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा ध्यान रख लेना जैसलमेर में एक काष्ठ अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेनार गांव कहां स्थित है भाई? पंछी गांव भी बोला जाता है इसको। करंट का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूरजमल मिश्र, विजयदान देथा, गजानन वर्मा या सागरमल गोपा? बताओ फटाफट बताओ। इसका सही आंसर होगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का एक और आंसर क्वेश्चन ध्यान में रख लेना कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे जेल में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया? तो जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। तो ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन गोपा से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? राजा मान सिंह, दूंगजी जवाहर जी, सेठ अमरचंद भाटिया या कुंवर दीप सिंह? बताओ। तो देखो इसका सही आंसर होगा सेठ अमरचंद भाटिया। सेठ अमरचंद भाटिया ने जो है लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जो है वो रसद और वेतन उपलब्ध करवाने के लिए सहायता दी थी। ये कौन था? तो ये ग्वालियर राजघराने का कोषाध्यक्ष था। ग्वालियर का कोषाध्यक्ष था। इसको फांसी भी दे दी गई थी। मूलतः ये कहां का था? मूलतः ये बीकानेर जिले का था। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारहट द्वारा चेतावनी रचुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा गया? महाराणा जयसिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा राय सिंह? तो इसका आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखे गए थे। ये क्या था? तो ये 13 सोरठे वाली कविता थी। एक कविता थी जिसमें 13 सोरठे थे। ठीक है। जो महाराणा फतेह सिंह जो है ये लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रचुंगटिया नामक 13 सोरठों वाली कविता केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? कुवलय माला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। और प्रथम बार मरु भाषा का उल्लेख भी आपको कहाँ मिलता है? वो भी आपको कुवलय माला ग्रंथ में ही मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार मरु भाषा का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? तो कुवलय माला ग्रंथ में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखो बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसके रचयिता है नरपति नाल्य। नरपति नाल है और ये लिखा गया है राजमती और बीसलदेव विग्रह राज चतुर्थ के ऊपर। ठीक है। इसमें बीसलदेव के उड़ीसा जाने और उनके विग्रह में रानी राजमती के रोने धाने का पूरा चित्रण किया गया है, मतलब पूरी कहानी इसमें दी गई है। रासो क्या होती है? रासो प्रेम कहानी होती है। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? पीथल और पाथल, देखो पीथल जो है ये कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के राजकुमार थे, अकबर के साले थे।
पीथल के नाम से ये कविता लिखते थे। डिंगल का हैरोस इनको कहा जाता है। और पाथल कहा गया है इसमें महाराणा प्रताप को। इनके बीच एक पत्र व्यवहार हुआ था। एक बार महाराणा प्रताप जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले थे, तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो नहीं चाहते थे कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करे, इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा था। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक कवि ने रचना की थी, और वो कवि कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। तो पीथल और पाथल की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई। पीथल कौन है, पाथल कौन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ में जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से बढ़िया तैयारी करो, जाकर आप आराम से एग्जाम दो। हेजिटेशन लेने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से जाकर एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ओके जी, बाय बाय।